हेलो जैन साथियों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं हम उसको डिस्कस कर रहे थे। अभी हमारा ये इकोनॉमी सेक्शन जो चल रहा है उसमें वर्ष 2017 तक के हम प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। आज हम देखेंगे वर्ष 2018 में जो इकोनॉमी सेक्शन से जो प्रश्न आए हम उनको आज देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। 74 नंबर। कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या कहते को निम्नलिखित में से कौन सबसे सही स्पष्ट करता है। ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के ग्राहकों को एक मिनट वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड बैंक द्वारा बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ये शुल्क है। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, प्रोत्साहन राशि। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, चौथे वाले में देखते हैं, यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल मशीन पीओएस मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। ठीक है। चलिए, इसको अभी देखते हैं बाद में। पहले समझते हैं एमडीआर क्या होता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जैसे ऐसे समझिए इसको, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है। कभी आप मार्केट में गए होंगे तो आपके पास कैश नहीं है तो आपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से आपने कोई सामान खरीदा तो उसका भुगतान किया होगा। आप जो मशीन से जो भुगतान करते हो, जिस मशीन में आप स्वैप करते हो उसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। कौन सी? पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पीओएस मशीन। अब मान लो एसबीआई की कोई मशीन है और ये इधर व्यापारी है, इस व्यापारी के पास एसबीआई की मशीन है। ठीक है। और इधर आप कोई ग्राहक है। ठीक है। अब मान लो इस ग्राहक के पास बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का मान लो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है। अब मान लो ये व्यक्ति जो ग्राहक है, इस जो व्यापारी है इसके पास मशीन है, ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ये एसबीआई की है। अब इस पे जो स्वैप कराएगा तो इस पे जो चार्ज लेगी बैंक इस व्यापारी से, मान लो इस बैंक ऑफ इंडिया के या बैंक ऑफ बड़ौदा के, अगर एटीएम डेबिट कार्ड से ये अपना कोई भुगतान जमा कर रहा है कोई ग्राहक उस व्यापारी को, और जो उस व्यापारी के पास जो मशीन है पॉइंट ऑफ सेल मशीन वो एसबीआई की है। अब इस व्यापारी से क्या है, जो बैंक है वो चार्ज वसूल करते हैं। ठीक है। जो सेवाएं देने के बदले, कौन सी सेवा दे रहे हैं इसको, पॉइंट ऑफ सेल मशीन दे रहे हैं। कौन दे रहा है? बैंक। तो इसके बदले जो सेवा देने के बदले जो चार्ज उससे वसूल किया जा रहा है उसको बोलते हैं एमडीआर। क्या बोलेंगे? एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, देखिए सी वाला क्या कह रहा है, ये बैंक द्वारा किसी व्यापारी अपने ग्राहकों डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाए जाने वाला शुल्क है। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए, ये क्या कह रहा है, अप्रवासी सत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं। ये क्या भाई, ये किसके बारे में बात कर रहा है ये? जैसे मान लो, इसको पहले समझ लेते हैं, गूगल है, फेसबुक है, बाहर के हैं, ये अप्रवासी हैं, भारत के लोग नहीं है। और जो कंपनी है जो ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं दे रही है उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, क्या कह रहा है ये देखते हैं। ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर, समकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी लगाए जाने के निर्णय, इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया उस पर, उसके संबंध
संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जैसे गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, तो आपको पता होगा गूगल पे फेसबुक पे आपको ऐड आता है। ठीक है, उस ऐड जो आता है, विज्ञापन जो देते हैं, है तो बाहर के लोग वो। अब मान लो उस पर टैक्स लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, लगाया जाएगा तो कितना लगाया जाएगा, जिससे कि यहाँ की जो भारतीय कंपनियां हैं वो भी समतुल्य क्या है, वो भी समतुल्य क्या है, उसके समतुल्य में आ जाए, उनको कोई कंपटीशन ज्यादा ना झेलना पड़े उनकी तुलना में, इसलिए उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। उसको इक्वलाइजेशन ले भी बोला जाता है, समकरण कर। ठीक है, ये आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया। पहला कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है, उसके भाग के रूप में इसको लाया गया है। ठीक है, दूसरा कथन क्या गया, भारत में विज्ञापन सेवा देने वाली अप्रवासी सत्व। ये थोड़ी सी लैंग्वेज क्या है कि हिंदी में यूपीएससी की लैंग्वेज, उसको क्या ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ट्रांसलेट। तो आपको क्या है कि यूपीएससी के लिए अगर इकोनॉमी को आप देखना है तो थोड़ा इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी आप जरूर देखिए। किसके, इंग्लिश के शब्दों को आपको जरूर देखना है। अप्रवासी सत्व क्या है कि मान लो आ तो वो क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे, गलत कर दोगे नहीं कर दोगे, तो इसको क्या आपको देखना है। चलिए, भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत, दोहरे कराधान से बचाव समझौते, डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट जिसको बोला जाता है डीटीए, ठीक है, के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डीटीए मान लो एक है तो मॉरिशस है, एक तरफ है आपका मॉरिशस, एक तरफ है इंडिया। ठीक है, अब इन दोनों में ये समझौता हो जाए कि मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, मॉरिशस में जाके वो कोई कार्य शुरू करती है, कोई बिजनेस शुरू कर रही है, अगर उस पर मान लो मॉरिशस में जाके बिजनेस शुरू करिया, इंडिया की कंपनी है, मान लो रिलायंस कंपनी है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो इंडिया इंडिया उस पर टैक्स लगाएगा, ना कि मॉरिशस। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट इसको बोला जाता है, डबल टैक्स नहीं लगेगा उस पर। समझ रहे हो, ये बात है। तो इसके तहत क्या ये वाली कंपनी को छूट रहती है कि ये पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन विज्ञापन देने वाली जो कंपनियां रहती हैं उनके लिए। तो इसका क्या उत्तर होगा भाई, इसने ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक नहीं दो। क्या होगा इसका, बताइए। देखिए, पहली बात तो ये वित्त अधिनियम 2016 में लाया गया था, ना कि आईटी एक्ट का पार्ट है ये। पहला वाला इसको गलत कर दो। अब जब पहला गलत है तो ये वाला ये गलत हो गया। तो दूसरी बात यह है कि इसको डीटीए के तहत इसको कोई छूट, टैक्स क्रेडिट का मामला दावा ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा इसका, केवल ऑप्शन डी बचेगा। एक और दो दोनों गलत है इसके। चलिए, राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन, एफआरबीएम, एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक, देखो एफआरबीएम एक्ट है आपको पता है, ठीक। अब इसकी समीक्षा के लिए एक समिति बिठाई गई थी, उस समीक्षा के लिए समिति, समिति का नाम था एनके सिंह। उन एनके सिंह के अध्यक्षता में जो समिति बैठी थी, उस समिति ने क्या सिफारिश की है एफआरबीएम को लेके, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट कब का आपका, 2003 का। चलिए, अब ये क्या कह रहे हैं, चलिए इसको समझते हैं। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारों का मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा गया है, जिससे जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40%
और राज्य सरकार के लिए 20%। ठीक है, राज्य सरकारों के जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 21% घरेलू देता है। राज्य सरकारों को जीडीपी को 49% की तुलना में, जैसे मान लो ये क्या, इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार का मान लो जो ऋण है, ठीक, ऋण का मान लो उसको 49% क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या घरेलू है, तो सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का, और 21% जो उसकी ऋण की देता है ना सेंट्रल की, वो घरेलू है। मतलब आंतरिक स्तर से लिया, भारत के स्तर पर ऋण लिया कितना, मान लो भारत सरकार ने 100 रुपए ऋण लिया है, ठीक, 100 रुपए में से 21 रुपए जो ऋण है उसका आंतरिक स्तर पर ही लिया है, मतलब भारत के स्तर पर लिया है, बाहर से नहीं लिया ना, एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है वो 21% के अलावा लिया है, बाकी 79% लिया है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अगला क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकारों केंद्र सरकारों की बकाया देता है तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसके संबंधित कौन सा आर्टिकल है संविधान में, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें ये वर्णन किया गया है कि कोई भी राज्य सरकार तभी लोन ले पाएगी जब उसने केंद्र का पुराना जो लोन है वो चुका दिया हो। अगर लोन नहीं चुकाया है तो उसकी परमिशन से ही वो लोन ले पाएगी। किसकी परमिशन से, केंद्र की से। तो किस आर्टिकल में ये देखना, 292 में है या 293 में है, किस आर्टिकल में आपको ये देखना है। ठीक है, चलिए इसका क्या सही होगा भाई, इसका क्या सही होगा, इसका ये दूसरा वाला गलत है। दूसरा गलत है तो कौन कौन सा गलत हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा। अब आपको बस इतना याद रखना है कि राजकोषीय जो घाटा प्रबंधन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट है, राजकोषीय दायित्व बजट प्रबंधन कानून की समीक्षा समिति बनाई थी, एनके सिंह पैनल जो बनाया था, उन्होंने ये बोला था कि आपका डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है, जो आपकी जीडीपी है उसके अनुपात में आप जो ऋण ले रहे हो वो 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना, 60% से ज्यादा। और इसमें एक बात और बोली गई थी कि 40% केंद्र के लिए और 20% राज्यों के लिए। ठीक है, बाकी ये वाली बात बिल्कुल सही है कि भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी को कोई राज्य ऐसा है जिसने पुराना लोन नहीं चुकाया केंद्र से लिया हुआ, तो वो दोबारा लोन अगर लेता है केंद्र की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसके संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 293(1). ठीक है, इसका ये वाला सही हो जाएगा। चलिए 77 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा, कौन से तेल है, आयातित खाद्य तेल पूछ रहा है, ठीक, की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक है। क्या कह रहा है ये, मान लो आयात जो कर रहे हैं खाद्य तेल, ठीक, दूसरा ये कह रहा है उत्पादन से अधिक है, घरेलू उत्पादन से अधिक बता रहा है। ठीक है, सही बात है। चलो और देखते हैं क्या कह रहा है, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी, देखिए ये कीवर्ड आपको पकड़ लेने एकदम, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। सभी प्रकार के, ऐसे अगर कीवर्ड आए तो उसको एकदम पकड़ लो, उसको गलत होने की संभावना ज्यादा है। चलिए इसका देखिए, ये वाला गलत होने की संभावना इसकी सभी तो अगर नहीं करेगी सरकार, तो ये वाला आप काट सकते हो। अब बचा कौन सा, ऑप्शन ही बचा, ठीक है। अब आपको पता होगा हम खाद्य तेल ज्यादा आयात कर रहे हैं, तो 2021 में एक मिशन चलाया है, मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ये पाम ऑयल के लिए,
ठीक है, इससे क्या होगा, जो हम वनस्पति तेल जो आयात कर रहे हैं उसको क्या किया कम किया जा सकता है, और जो इसको कम करेंगे तो क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। ठीक है, तो ये वाला मामला सही है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 78 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। ठीक है, एक बोल रहा है इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और चौथा बोल रहा है आरबीआई। ठीक है, इसके बारे में एनपीसीआई के बारे में हम आपको काफी चर्चा पहले कर चुके हैं। जैसे मान लो एनपीसीआई क्या क्या काम करता है, एक एनएसीएच नेच करके नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है, एक मैंने आपको बताया था पहले नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो एटीएम को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, ये सारे आपको मैं पहले बता चुका हूं, और भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये सारे आपको बताए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है, जैसे ये यहां से ऑप्शन गलत हो गया ये, चलिए, सी ए आर कैपिटल एडुकेसी रेशियो, ये इसने रेशियो ये पूछा है इसने। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। जैसे मान लो खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान करने से कोई हानि हो, मान लो कोई भुगतान करने देरी हो जाए, यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से, ठीक, अगर कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। क्या कहना चाह रहा है, मान लो ये बैंक है, बैंक में क्या है, जमा भी कर रहा है बैंक पैसे को और ऋण के रूप में भी दे रहा है। ठीक, और ये ऋण के रूप में किसी को दे रहा है, मान लो इसने टाइम पे पैसा, समय पे पैसा नहीं दिया, और जो जमा लोग कर रहे हैं वो पैसा निकालने के लिए आ जाए, मान लो इसके 100 रुपये, 100 रुपये बैंक के पास है जमा के रूप में आए, और उसने 100 की 100 रुपये ऋण के रूप में दे दिए, 100 की 100 रुपये उसने ऋण के रूप में दे दिए, तो क्या होगा, अगर मान लो लोगों ने जमा किया है, अब वो अचानक से अपने पैसे उसमें से विड्रॉल करने के लिए आ जाए, तो क्या होगा, बैंक तो दिवालिया हो जाएगा। तो इसमें से जो 100 रुपये जमा किए थे उसमें से कुछ पैसे उसको अपने पास रखने पड़ते हैं, जिससे ऐसा ना हो कि जो जमा करता है अगर वो विड्रॉल करने आ गए, निकासी के लिए आ जाए, तो क्या बैंक क्या दिवालिया ना हो, उनको कोई समस्या ना आए, ऐसी कोई दिक्कत ना आए, तरलता का संकट ना आए। उस तरलता संकट से बचने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, सी ए आर कैपिटल एडुकेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, नाम ही से स्पष्ट हो जाता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, सी ए आर का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग होता है। अब भाई ये बताओ, इसका निर्धारण अलग अलग करेंगे, मान लो एक एसबीआई है, ठीक, एक बैंक कोई और ले लेते हैं, सिंडिकेट बैंक ले लेते हैं, रुको, या जमुना ग्रामीण बैंक ले लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक टाइप में, सहकारी। अब आपको पता है कि एसबीआई एक बड़ी बैंक है, उसकी शाखाएं ज्यादा हैं,
है ना, उसकी शाखा ज्यादा तो यहाँ ऋण लेने वाले लोगों ज्यादा आएंगे। अब मान लो इसके पास 100 रुपये आए, अब ये क्या करेगा, ऋण ज्यादा से ज्यादा देना चाहेगा। ये तो ये चाहेगा कि 99 रुपए तक मैं 100 की 100 ऋण दे दूं, मैं तो 99 दे दूं, इसमें से केवल एक 1 रुपया रख लूं अपने पास, या 1% अपने पास रख लूं, बोल दूंगा हाँ मैं CAR का पालन कर रहा हूं, है ना। अगर मान लो इसने लोन तो दे दिया, अगर वो पैसे जिन लोगों ने जमा किए वो निकालने आ गए तो दिक्कत आ जाएगी, तरलता संकट आ जाएगा। दूसरी तरफ आपकी कोई सहकारी बैंक है, उसके पास लोग कम आ रहे हैं, उसके पास लोग कम आ रहे हैं, उसके पास तो पैसा ज्यादा है, मान लो उसके पास 100 रुपये हैं, ऋण लेने वाले उसके पास कम आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 40 रुपये तो उसके पास बचेंगे ना। और ये क्या, मान लो ये 40 रुपये रख रहा है इधर, और ये रख रहा है 1 रुपया, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना। तो ये क्या है, अपने आप स्वयं के स्तर पर नहीं करते, ठीक है, अपने आप स्वयं के स्तर पर ऐसा नहीं होता, RBI की गाइडलाइन होती है, ठीक है, बेसल नॉर्म्स होते हैं, है ना। तो ये वाला दूसरा गलत हो जाएगा। क्या बचेगा इसमें, ऑप्शन ए बचेगा, ठीक है। आ जाइए, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप उपयोग करने वालों के लिए यह ऐप UPI सक्षम बैंक खाते, डिजिटल भुगतान के संबंध में पूछा है। वैसे क्वेश्चन ये इकोनॉमी का भी है और साइंस टेक से संबंधित है अभी। साइंस टेक में क्या, जो करंट साइंस टेक उस समय का रहा हुआ उससे संबंधित भी है। जैसे मान लो उसने भीम ऐप के बारे में पूछा है, भीम ऐप उपयोग करने वालों के लिए ये ऐप यूपीआई, यूपीआई का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण, मनी का ट्रांसफर करना संभव बनाता है। जो भीम ऐप है, यूपीआई क्या है, जितने भी ऐप हैं यूपीआई बेस्ड है, यूपीआई का एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है सबके लिए, आधार का, ठीक है। यूपीआई सक्षम बैंक खातों से किसी को धन हस्तांतरण करना संभव बनाता है, ठीक है। यहाँ एक चिप, एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं। ये क्या कह रहा है, एक चिप पिन कार्ड, एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण, ठीक है, प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं। भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं, ठीक। मैं चिप पिन जो डेबिट कार्ड होता है उसमें आपको प्रमाणीकरण करना है तो 4 घटक है, ठीक है। इसमें कह रहा है 3 घटक है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको बारीक से पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते, अगर आपने ऑब्जर्व किया है। जैसे इसमें कितने घटक होते हैं भाई, इसमें कितने घटक होंगे बताइए। देखो इसमें 3 घटक होंगे। एक तो आप ऐप को खोलोगे तो उसमें आपको पिन वगैरह जानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आप अपने अकाउंट से लिंक जब करा दो तब आपको कोई पिन वगैरह या कुछ डालना पड़ेगा। तीसरा क्या है, जब आप लॉगिन लॉगिन करते हो तब एक पिन डालना पड़ता है आपको। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, लॉगिन पिन रहता है ना एक, वो डालना पड़ेगा, तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सही है कि भीम ऐप से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, केवल 1 हो जाएगा। चलिए 81 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है, ठीक। लीगल टेंडर मनी है, आप ये सोचोगे लीगल टेंडर का मतलब क्या, लीगल का मतलब कानून से, केवल जो न्यायालय में संबंधित है, ऐसा कुछ आप सोचोगे अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो। देखिए यहां पे एक चीज समझिए, एक होती है फिएट मनी, ठीक, एक होती है लीगल टेंडर मनी। पहले हम इसको समझते हैं फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखो फिएट मनी क्या रहती है, ये पेपर के रूप में हो सकती है, पेपर के रूप में हो सकती है, ठीक है, धातु के रूप में हो सकती है, डिजिटल रूप में हो सकती है। पहली शर्त तो ये है
दूसरी शर्त इसमें यह है, इसको केंद्र सरकार वाला, एक मिनट, इसको किसी राजा रानी, सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये क्या है, आपके फिएट मनी की विशेषता है ये। अब आपको पता है कि 2000 का नोट सरकार ने बंद कर दिया है। अब आपको ये पता हो कि 2000 का नोट है, वो किसके द्वारा जारी किया गया था, सरकार के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा, है ना। अब उसको जारी किया सरकार के द्वारा, है ना। दूसरी बात, किसके रूप में था, वो पेपर के रूप में था, है ना। तो फिएट मनी तो थी, फिएट मनी तो थी, लेकिन लीगल टेंडर वो नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। जैसे स्मृति सिक्के जो बनाती है सरकार, मान लो किसी की जयंती पे, मान लो गांधी जी की 75 वर्ष जयंती पर बनाएगी, तो उस पर 75 रुपए का सिक्का जारी कर दिया। मान लो कोई और व्यक्ति है ना, श्रद्धानंद जी, उनकी 100वीं जयंती बनाई गई, तो उन पर जारी कर दिया। तो जो स्मृति सिक्के बनाए जाते हैं वो क्या है, फिएट मनी है ना। इसी तरह अब 2000 का नोट क्या है, फिएट मनी है। फिएट मनी का मतलब सीधा सा ये है कि पेपर के रूप में हो, धातु के रूप में हो, या डिजिटल रूप में हो। दूसरा, वो सरकार के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा, या किसी राजा रानी के द्वारा जारी की जाती है। ये फिएट मनी की विशेषता है। लीगल टेंडर में क्या है, लीगल टेंडर की विशेषता ये है, एक तो फिएट मनी होगी, फिएट मनी होगी। दूसरा, भुगतान स्वीकार करने की बाध्यता होगी। कैसे बाध्यता होगी, अब मान लो जो नया 500 का नोट है, ठीक, अब जो नया 500 का नोट है, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, आपसे ये कह रहा है कि आप मान लो किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति ने आपसे 50,000 रुपए लिए, उसने चेक, आप उसने जब लिया आपने चेक दे दिया, ठीक। अब जब वो भुगतान कर रहा है, आप उससे ये बोल रहे हो कि मैं 500 का नोट को नहीं लूंगा, ठीक, क्या 500 का नोट मैं नहीं लूंगा, मैं तो 100 का लूंगा, या मैं 1-1 रुपए का लूंगा, तो वैसा नहीं कर सकते। लीगल टेंडर मनी में यह अनिवार्य शर्त है कि आपको जो करेंसी है लीगल टेंडर के तहत, उसमें भुगतान स्वीकार करना आपके लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं कर दो, ऐसा अगर आप नहीं करते तो ये क्या है, कानूनी रूप से अवैध है ना। वही तो लीगल टेंडर है कि लोग क्या भुगतान स्वीकार करने के लिए उसमें बाध्य है। और इसमें एक शर्त और है, एक इसमें लीगल, एक है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर में वो सारे कॉइन्स आते हैं, जैसे मान लो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए के जो सिक्के हैं, उसमें क्या एक लिमिटेड मात्रा में ही आप भुगतान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मान लो 10 लाख रुपए की कार लेने जा रहे हो, तो 1-1 रुपए के सिक्के ले गए, तो उसके लिए क्या परेशानी हो जाएगी, जो व्यापारी है जो भुगतान स्वीकार कर रहा है उसके लिए परेशानी हो जाएगी। तो इसको क्या लिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं सिक्कों को। अनलिमिटेड में क्या नोट्स वगैरह क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आएंगे। अगर कोई व्यक्ति मान लो 1 करोड़ का भी भुगतान कर रहे हो, अगर वो ये कहते हैं 500-500 का नोट नहीं लूंगा, तो ये कानूनी रूप से अवैध है, ऐसा वो नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं प्रश्न पे, क्या कह रहा है, लीगल टेंडर मनी के बारे में सही वर्णन कौन कर रहा है, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, और आगे पढ़ लेते, चेक ड्राफ्ट या विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा, ऐसा नहीं है। किसी देश में चलन में धातु मुद्रा, बिल्कुल नहीं है। क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, चलिए, ये क्या कह रहा है, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है भाई, ठीक है, ये मान लो इधर सरकार है, इधर मान लेते हैं हमारी जनता है, ठीक, और जो वस्तु है वो मान लेते हैं हम गेहूं है। सरकार के द्वारा इनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, क्या, गेहूं। क्या उपलब्ध कराया जा रहा है, गेहूं निःशुल्क जनता को, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अभी जो दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को। इसमें क्या कह रहा है, अगर ऐसा करती है सरकार, सरकार जनता को गेहूं निःशुल्क दे रही है, ठीक,
तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? विकल्प लागत शून्य होती है, विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। ठीक है, और क्या कह रहा है? डी, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है। बताइए क्या होगा इसका? देखिए, अब मान लो ये जो गेहूं है 10 रुपए केजी है, मान लेते हैं 22 रुपए केजी है। कितना है? 22 रुपए केजी। अब मान लो इसको सरकार लाई कहां से? सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स से। अब जो लोग कर दे रहे हैं, जो उपभोक्ता कर दे रहे हैं, उस कर से क्या है? सरकार के पास क्या आ रहा है? धन आ रहा है। सरकार के पास क्या राजस्व आ रहा है? उस राजस्व से जो आय हो रही है सरकार की, कहीं ना कहीं वो इधर तो जाएगी। भाई ये खरीदना पड़ेगा सरकार को, तभी तो मुफ्त में देंगे। तो इससे क्या है? यही तो कहना चाह रहा है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से, उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। ठीक। अब मान लो ये 22 रुपए है, 22 रुपए को इधर चुकाएंगे कौन? जो उपभोक्ता है, जो कर दे रहे हैं, उनसे ही तो वसूला जाएगा, उन पर कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो अंतरित कहां कर रहे हैं भाई? सरकार अपनी जेब से थोड़ी देगी, उसको जो टैक्स मिल रहा है उसी से तो उसकी भरपाई करेगी। तो यही बोल रहा है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता, कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं है। जीएनपी क्या होता है भाई? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, नेशनल का मतलब क्या है यहाँ पे? नागरिक से, नागरिक चाहे वो भारत में हो प्लस भारत के बाहर हो, चाहे बाहर हो, जो भारत के जो नागरिक हैं, भारत हो भारत के बाहर, जो फैक्टर इनकम जो क्रिएट कर रहे हैं वो इसमें शामिल होती है। किसमें? जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या हो जाता है? जीएनपी हो जाता है। ठीक है, जीएनपी का मतलब ये है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? जीएनपी की मान लो इसमें वृद्धि हो रही है, किसमें? इसमें। अब मान लो जीएनपी में वृद्धि हो रही है, तो आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? यही पूछा इसने। मतलब आर्थिक विकास हो रहा है तो क्यों, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा? मान लो जीएनपी आपकी बढ़ रही है, आपके लोग अपने देश में और बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, जीएनपी या आपकी जीडीपी का साइज बढ़ रहा है, तो औद्योगिक, अब ये कह रहा है आर्थिक विकास कैसे नहीं हो रहा? आर्थिक विकास कैसे नहीं होगा? मतलब ये तो बढ़ रहा है, ये जरूर नहीं है कि इसके बढ़ने से आर्थिक विकास हो जाएगा। जब हम इसका सही यूज करेंगे, हम आधारभूत अवसंरचना का विकास करेंगे, सामाजिक अवसंरचना का विकास करेंगे, तो उस संरचना को विकास करेंगे तभी तो जाके इसका लाभ ले पाएंगे आर्थिक विकास का। हमें जो जननांकीय लाभांश, जो हमारी जो जननांकी है इस समय पे, अगर उसको हम लाभांश कब ले पाएंगे? जब हमारी स्किल्ड लेबर होगी, कौशल युक्त लेबर होगी, तभी तो उसका लाभ ले पाएंगे। तो यही कह रहा चाह रहा है वो। औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। अच्छा,
ये कह रहा है कि जीएनपी आपकी बढ़ रही है और आर्थिक विकास नहीं बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? ठीक है, जीएनपी तो बढ़ रहा है लेकिन आर्थिक विकास आपका नहीं हो रहा है, उसके क्या कारण है ये पूछ रहा है ये। ठीक है, ये कह रहा है औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। ठीक, ये कह रहा है अगर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों साथ साथ अगर चलते तुम्हारा आर्थिक विकास हो जाता है, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्या, अगर कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है, बात वही है। अब क्या कह रहा है, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ठीक है, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं, इससे ज्यादा सेंस नहीं बनना, हमें इन दोनों से चुनना है। जैसे निर्धनता, निर्धनता बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। जैसे मान लो लोग निर्धनता ज्यादा बढ़ेंगे, सरकार और फूड सिक्योरिटी तक ज्यादा उनको भोजन भोजन देना पड़ेगा, जब वो निर्धन ही है तो पहले उनको क्या है, भोजन देना पड़ेगा, भोजन देंगे उसके बाद उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तब जाके जनगणना के लाभांश में उसको परिवर्तन कर पाएंगे, जब जाके जनगणना के लाभांश में जब परिवर्तन हो जाएगा जब आर्थिक विकास में वो सहायक हो पाएंगे। इसी तरह बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी ज्यादा होगी तो क्या दिक्कत होगी, उनको जनगणना की हमारे पास जो लाभांश है, जो हमारे पास जनसंख्या उसका हम लाभ नहीं ले पा रहे, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 84 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी, क्या पूछ रहा है, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय करते हैं। ये क्या ह्यूमन कैपिटल पूछ रहा है? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी की जो आती है, उसमें क्या क्या पैरामीटर लिए जाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब तो लिए जाते हैं उसमें, लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह, हेल्थ एजुकेशन लिविंग स्टैंडर्ड, है ना। अब हेल्थ एजुकेशन लिविंग स्टैंडर्ड उसमें लिया जाता है तो इसमें मानव पूंजी से पूछा गया है तो उसके कौन सा लगा सकते हो, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप पहला काट दो इसमें, मार्च का क्या बचा, तीसरा अपने आप गलत हो गया, वो सॉरी, तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा। गोचर धन का मतलब क्या है, दृश्य, अगोचर का मतलब क्या, अदृश्य। गोचर धन का मतलब ये है कि आपके पास भूमि संसाधन कितने हैं, है ना, गोल्ड कितना है, पैसा कितना है, करेंसी, ये सब क्या गोचर हो गया। अगोचर में क्या है, आपके पास स्किल्ड कितनी है, आपका आईक्यू कितना है, ये क्या आपका गोचर धन है। अगोचर धन हो गया ना आपका इनविजिबल, विजिबल में क्या आ जाएगा, जो आपको दिखाई दे चीजें, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है वो दिखाई देगी, पैसा कितना है वो दिखाई देगा, लेकिन आपका आईक्यू क्या है, आपके पास स्किल्ड कितनी है किसी चीज की, वो आपको दिखाई नहीं देगी, अदृश्य इनविजिबल हो जाएगी। तो इसमें क्या ह्यूमन कैपिटल का भाग हो जाएगी, किसी देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमता में वृद्धि, ये सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल का भाग है, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है, ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये कह रहा है कि हमारी जो है बचत ज्यादा है लेकिन पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, ऐसे समझिए इसको। एक कंसेप्ट है ICOR, देखो इसके वजह कई कारण हो सकते हैं, एक तो है नीति निर्माण, हम कैसा कर रहे हैं, दूसरा है योजनाओं का क्रियान्वयन, ठीक है, ये तो पॉलिटिकल कारण हो गए, लेकिन इकोनॉमी के एस्पेक्ट से देखना है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, हमारे पास बचत ज्यादा है लेकिन पूंजी निर्माण बेहतर नहीं हो पा रहा है। एक शब्द है ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वृद्धिशील पूंजी अनुपात अनुपात, वृद्धिशील पूंजी अनुपात वृद्धिशील पूंजी अनुपात। ठीक है, ये क्या होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो,
वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मान लो कोई फैक्ट्री है आपकी, अब ये फैक्ट्री क्या है, बिस्किट बना रही है। ठीक, बिस्किट बना रही है। अब मान लो इसने 100 यूनिट बिस्किट बनाए, और एक यूनिट बिस्किट जो वैल्यू है वो 10 रुपए है। ठीक है, एक यूनिट बिस्किट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अब इसको मान लो बिस्किट की जो यूनिट थी उसको बढ़ा के 120 रुपए करना है। उसकी क्या है, 120 करना है यूनिट। ठीक, अब इसको क्या करना है अलग से, इसको जो पहले लाइसेंस मिला था 100 यूनिट का मिला था, अब क्या इसको बढ़ाना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, कई तरह की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो मान लो 20 यूनिट इसको बढ़ाने में जो अब 10 से 12 रुपए कॉस्ट आ रही है, पहले 10 थी, अब क्या 12 रुपए कॉस्ट आ रही है प्रति यूनिट कॉस्ट, 2 रुपए प्रति यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। ये जो एक मान लो यूनिट उसको पैदा करने के लिए एक्स्ट्रा 2 रुपए, रुपए दो, उसकी कॉस्ट बढ़ी है ना। प्रति यूनिट को उत्पाद करने के लिए उसकी जो कॉस्ट जो एक्स्ट्रा बढ़ गई पहले से, उसको ही बोलते हैं ICOR। हमारे यहाँ क्या है कि यही सबसे ज्यादा है, तो यही एक दिक्कत है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ये क्या कर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का, प्रतिभूति सिक्योरिटियों का प्रयोजन करता है, किंतु केंद्र किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। ठीक है, भारत सरकार कोई कोष पत्र, ट्रेजरी बिल जारी करती है, और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करते, ट्रेजरी बिल। ठीक, कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, जारी उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक, देखिए पहला क्या कह रहा है, प्रतिभूति इसमें आया है, दूसरा क्या है, ट्रेजरी बिल, ये आया। अब मान लो सरकार है, सरकार को कुछ पैसा चाहिए, है ना, या सरकार क्या कर सकती है, मान लो उसको कोई पैसा चाहिए, एक तो ये कर सकती है कहीं से लोन ले ले, है ना, कहीं बाहर से लोन ले ले। दूसरा ये कर सकती है अपने बैंक से लोन ले ले, RBI से ले ले या कहीं और से ले ले। तीसरा ये कर सकती है मार्केट से, आप लोगों से लोन ले ले, भारत की जनता है उससे लोन ले ले। उसको लोन लेने के लिए वो क्या करेगी, सरकार ये बोलेगी ये कागज है, इस कागज के बदले इस पर लिख दे रहा 100 रुपए का कागज है ये, और 100 रुपए का ये कागज है, लेकिन अभी मैं आपको इसको 90 रुपए में, 90 रुपए में आपको दे रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद इसकी जो परिपक्वता हो जाएगी तो उस कागज को मैं आपसे वापस लूंगा तो आपको 100 रुपए दूंगा, आपको 10 रुपए का इस पे फायदा हो जाएगा। तो ये बट्टे पे जारी करते। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन में, शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट है, ये अल्पकालिक ऋण उपकरण है ये। ठीक है, अब आते हैं इस पे, किस राज्य सरकार का ट्रेजरी बिल जारी कर सकती है या नहीं कर सकती। तो राज्य सरकार ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकती, तो स्टेट डेवलपमेंट लोन जारी कर सकती है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक, अब कथन पहला क्या कह रहा है कि राज्य सरकारों की, किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन RBI नहीं करती है। तो भाई राज्य सरकार की अलग से बैंक तो है नहीं RBI टाइप का वो करती हो, तो ऐसा ये इसका कहना सही नहीं है, ये गलत है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का भी ये प्रबंधन करती है कौन, RBI। ठीक है, तो इसमें से पहला आप काट दोगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, C बचेगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुपारी, जौ, कॉफी, रागी, हल्दी, तिल, मूंगफली, अब इसमें से कौन सा MSP के तहत आता है, इसने ये पूछा है। अब आपको पता है CACP करके, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, ये इसकी घोषणा करती है किसकी, MSP की, और अंतिम मोहर कौन लगाता है उसमें, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है,
इस समय 22 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, प्लस एक दी जाती है एफआरपी दी जाती है गन्ने पे। ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इसको बोला जाता है, गन्ने पे दी जाती है। अभी तक इसका ये है। अब किस किस को दी जाती है 22 फसलें भाई, किस किस को याद रखोगे आप? अब आपको सीधी सी पता है कि सरकार एमएसपी देती क्यों है। एक तो कारण ये है कि जो किसान है, जो अन्न वो पैदा कर रहे हैं, जो मान लो कोई फसल पैदा कर रहे हैं, तो उनको कम से कम ये ना लगे कि उनकी फसल खराब हो जाए। ज्यादा पैदा कर लें तो उसको कौन खरीदेगा। उसको एक सपोर्ट प्राइस हम उनके लिए रख दें, जिससे उनको भविष्य में ऐसा कभी ना लगे कि उन्होंने जो फसल ज्यादा पैदा कर ली तो उसको कौन खरीदेगा। ऐसा ना हो कि वो उसके चक्कर में पैदा ही ना करें। तो ऐसा पैदा नहीं करेंगे तो हमारे बफर स्टॉक है ना, हम बफर स्टॉक बना के रखते हैं आपात स्थिति में, मान लो वो काम आ जाता है। जैसे कोरोना में क्या है, काफी काम आया। तो ऐसे ही मान लो सरकार को बफर स्टॉक बना के रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कहना चाहिए किस किस चीज पे एमएसपी दी जाती है। ठीक है, एक तो एमएसपी कारण एक तो यही है कि हमारे यहाँ जो स्थिति है, मान लो कभी कोई आपदा आ जाए, उसमें फूड सिक्योरिटी को हमेशा उपलब्ध कराए के लिए एमएसपी उस पर दी जाती है, सुनिश्चितता। दूसरा किसानों को क्या है, प्रोत्साहन हेतु, है ना। तो अब मान लो किस किस को दी जाएगी। अब आपको पता है मोटे अनाज को सरकार बढ़ावा दे रही है। ठीक है, रागी क्या मोटा अनाज है, ठीक है, जौ क्या मोटा अनाज है, इनको सरकार बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो दूसरा चौथा जिसमें है वो तो है ही है। अब देखिए, दूसरा चौथा जिसमें नहीं होगा वो सारे कट जाएंगे, इसमें दूसरा चौथा नहीं है। दूसरा तो है लेकिन चौथा नहीं है, इसमें चौथा है लेकिन दूसरा नहीं है। ठीक, इसमें दूसरा चौथा है और इसमें दूसरा चौथा है। अब देखिए, सुपारी कोई ऐसी फसल तो नहीं है सरकार इसको नहीं देगी एमएसपी, तो बहुत ज्यादा किसानों को नुकसान हो जाएगा। इनको कौन करते हैं, जो व्यवसायिक लाभ के लिए कॉमर्शियल क्रॉप है ना, तो इसके लिए लाभ देंगे। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, केवल अगर आपको ये पता है सुपारी पर नहीं दिया जाता, तब भी आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। लगातार वृद्धि बोल रहे हैं ये। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया। ठीक, इसके लिए क्या है, मिशन इंद्रधनुष चलाया था, मिशन इंद्रधनुष। इसके लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों के पूंजीकरण के लिए। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक को पूंजीकरण के लिए क्या चलाया, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, और क्या कह रहा है, एसबीआई को उसके सहयोगी बैंकों के साथ मिला दिया था। हाँ भाई सही बात है, मिला दिया था। इसमें मिलाया था किस किस को, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, जयपुर, ठीक है, बीकानेर, इन सब बैंकों को इसके साथ मिला दिया था। ठीक है, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, ये कब आया मिशन, 2015 में। तो लगातार तो नहीं हुई है, खैर पिछले एक दशक से पूछ रहा है ये, तो लगातार तो नहीं हुए, एक 10 साल तक नहीं किया है। तो पहला वाला आप काट दोगे, केवल बी बच जाएगा। चलो अगला क्या कह रहा है, जीएसटी संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित मतों पर विचार कीजिए, छिलका उतरे हुए अनाज, मुर्गी के अंडे पकाए हुए, संसाधित और डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। उपयुक्त मदों में से, अच्छा, उपयुक्त मदों में से कौन से जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है। जीएसटी के अंतर्गत, ठीक है, किसको जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है बोल रहा है ये। ठीक है, जीएसटी कब आया आपको पता है, 101 में
संविधान संशोधन के द्वारा। 279A जीएसटी काउंसिल है, आपको पता होगी। ठीक है, किस किस को छूट प्राप्त है बोल रहा है ना। देखिए, अब आपको जैसे मुर्गी के अंडे हैं, मुर्गी के अंडे क्या है, मुर्गी इसमें क्या है कि इसको लॉजिक नहीं लगा सकते, इसमें जो पता है वो पता है, इसमें जो चीज आपको पता है वो पता है। हमारे मुर्गी के अंडे क्या है, इसको छूट प्राप्त थी, छिलका उतरी अनाज को छूट प्राप्त थी। अब मान लो आपको ये संसार डिब्बाबंद मछली है, इसको जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है, डिब्बाबंद मछली को। अब इसमें ये है तो इसको तीसरे वाले को काट दो आप। इसमें क्या है, छिलका उतरे हुए अनाज, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र और मुर्गी के अंडे पकाए हुए, उनको छूट प्राप्त थी तब तक। अब क्या, ये उस समय 2018 का प्रश्न आया है, बाद में कुछ चीजों को शामिल कर लिया गया है ना। तो ये वाला उस समय करंट से क्वेश्चन था, मतलब 2024 में जो प्रश्न आया आपको उससे रिलेट करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।